हेलो, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 9th में भी आया होगा, ठीक है। हालांकि मैं 9th का बेसिक यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, जो 10th क्लास वालों को चाहिए मैं उसके बारे में बात करूंगा। इस चैप्टर में क्या है आज हम देखेंगे, ठीक है। बेसिक के लिए वीडियो जो है 9th क्लास के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास की वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपको बेसिक में कोई कमी हो तो आप उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। फिलहाल आज हम ये पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज की ये वीडियो पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। चैप्टर का नाम काफी लंबा है, बट चैप्टर में दो तीन टर्म हैं जिनको हम समझ लेंगे तो चैप्टर का मतलब हमें समझ में आएगा। जैसे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले का मतलब क्या है, युग्म का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3x+6 लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। कैसे है रैखिक बहुपद? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो x है, उसकी सबसे बड़ी पावर हमारी जो है 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम रैखिक बोलते हैं। तो अभी ये क्या है, अभी ये रैखिक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, ध्यान दीजिए। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, लीनियर इक्वेशन नहीं। इक्वेशन कब बनेगा? इक्वेशन अब बनेगा अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के साथ इक्वल्स टू का साइन लगा के कुछ लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं बराबर में, तो क्योंकि ये बराबर का साइन आ गया तो ये इक्वालिटी की बात आ गई है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो गया है, ठीक है। अभी बराबर की इस साइड भी कुछ है और बराबर की उस साइड भी कुछ है। जब भी बराबर का साइन हम लगा देते हैं, बराबर के साइन के साथ हम कुछ लिख देते हैं, तो वही पॉलिनोमियल हमारा, कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो हमारा जो है इक्वेशन बन जाता है। अभी ये बन गई है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, इसको आप कह सकते हो रैखिक समीकरण है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, बट इस वाले में हमारा क्या है, एक ही वेरिएबल है x। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक समीकरण एक चर वाला है। दो चर वाला कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मान लेते हैं 2x+3y+5 इक्वल्स टू में मान लेते हैं कुछ लिखा है, 0 लिखा है ऐसे। तो अभी ये क्या है, ये इक्वेशन है क्योंकि बराबर का साइन लगा है। लीनियर है, रैखिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की, वो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1 है। टू वेरिएबल में है, दो अलग अलग वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं पेयर की, युग्म की। युग्म मतलब जोड़ा होगा, इसके साथ एक और इक्वेशन दे रखी होगी, और हम इस चैप्टर में तो दो इक्वेशंस को हम एक साथ स्टडी करेंगे, मतलब इसके जैसी एक और इक्वेशन आपको साथ ही साथ दे रखी होगी। मान लेते हैं ये दे रखी है फिलहाल 3x+5y-7 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई हैं, ठीक है। अभी देखिए ये पूरे चैप्टर का मतलब है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में ये जो नाम लिखा है, इसका पूरा मतलब हमारा इसमें आ गया। देखो, पेयर ऑफ मतलब जोड़े हैं, युग्म है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर है क्योंकि x और y की पावर जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, यहाँ पे 1 से बड़ी नहीं है, इसलिए लीनियर है, रैखिक है। इक्वल का साइन लगा है इसलिए इक्वेशन है, और दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स, तो पूरा नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके की इक्वेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें, मानक रूप देख लें कि मानक रूप क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई संख्या होगी पहली इक्वेशन में, उसको हमने a1 मान लिया है। y के साथ जो है वो b1 हो जाएगा, और जो कुछ किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब सिंपल संख्या है, उसको हम c1 मान लेंगे, ठीक है। a1 b1 c1 हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट है, ठीक है। ऐसी एक, क्योंकि हम दो पढ़ेंगे तो एक और आ जाएगी, इसको मान लेते हैं a2x है, b2y है और c2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये हो गया a2 b2 c2, ये सेकंड इक्वेशन के लिए हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो भी नंबर होगा
उसको हम a2 बोलेंगे, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको b2 बोलेंगे, और जो बचा हुआ नंबर है उसको हम c2 बोलेंगे। तो इस तरीके की इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि a1 और b1 आपके जीरो नहीं होने चाहिए, वैसे ही a2 और b2 आपके जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हो दोनों। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि क्योंकि दोनों जीरो इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। अगर मान लो a1 भी जीरो हो जाएगा तो x खत्म हो जाएगा, b1 भी जीरो हो जाएगा तो हमारा y खत्म हो जाएगा, और x और y दोनों खत्म हो गए तो फिर टू वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए। तो ये कंडीशन है आपकी, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन कि इक्वेशन किस टाइप की इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और दो दो इक्वेशन एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक अकेली नहीं पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे दो दो इक्वेशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। चलिए मान लेते हैं इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं 2x + 4y = 6 दे रखा है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो समझते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा कि x और y की ऐसी वैल्यूज, x और y की ऐसी वैल्यूज जिसकी वजह से जो इक्वल्स टू के उधर दे रखा है, अगर वो सॉल्व करके आ जाए सेम इधर, मतलब अच्छा इसका नाम दे सकते हैं, जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के उस साइड वाली चीज होती है RHS, राइट हैंड साइड। x और y की कुछ ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से इसका आंसर जो RHS में दे रखा है वो आ जाए सॉल्व करके, तो वो उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं x = 1 रखता हूं, y = भी 1 रखता हूं, तो पुट करूंगा यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो मल्टीप्लाई का साइन शो करोगे, ठीक है। 4 × 1 = में 6 जो दे रखा है वो। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, 4 × 4 = 6, ऐड करोगे तो आ जाएगा 6 = 6। देखो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं 1, 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको वो निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दर्शा सकते हो सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है। अब बात करते हैं, ये तो हमने ऐसे रख लिया है, ठीक है, बट अगर हमें निकालना हो सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसकी बात देख लेते हैं। मान लेते हैं 2x + 4y = 6 है। सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, आप किसी भी चीज की वैल्यू रखिए अपनी मर्जी से, x की या फिर y की। मान लेते हैं x = 0 रखते हैं, x = अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, तो वो वैल्यू y की और x की वैल्यू ये दोनों मिला के बन जाएंगे इसका क्या सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये 0 रखा हमने, 4y = 6, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4y = 6, 0 + 4y 4y रहेगा, y इक्वल्स हो जाएगा 6/4, कैंसिल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर आ गया 3/2। तो ये सॉल्यूशन बन गया आपका क्या 0, 3/2। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो तो आपको 6 ही मिलेगा। देखो x की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे, y की जगह पे अगर आप ये पुट करोगे तो इक्वल्स टू में जो दे रखा है आपको वही मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब x की जगह पे ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखोगे तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है। आप y की जगह पे भी रख सकते हो, ठीक है, y की जगह रखोगे तो x निकल के आ जाएगा, x की जगह पे रखोगे तो y निकल के आ जाएगा। चलिए एक y का देख लेते हैं। मान लेते हैं y की जगह पे मैंने 2 रखा, ठीक है, 0 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो 2x हो गया प्लस 4 × 2 = 6, राइट, ठीक है। 2x ये हो जाएगा 8 = 6, 2x = 6, इसको आप अगर भेजोगे तो आएगा -8, 2x = आ जाएगा आपका -2, x = आ जाएगा -2/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, x = आ जाएगा -1। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया क्या कि -1 x आया जब हमारा y 2 था। ध्यान दीजिए हमेशा x की वैल्यू आप हमेशा पहले लिखेंगे, ठीक है, चाहे भले आपने बाद में निकाली हो, और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखेंगे, ठीक है, चाहे भले आपने पहले रख ली हो उसको, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बन गया। अभी आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आंसर 6 ही आएगा, देख लो, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप -1 पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2, और यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 8, प्लस का 8 -2 करेंगे तो क्या आएगा वही 6, ठीक है।
तो मतलब ये है कि ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है। अब ऐसे आप वैल्यू पुट करोगे x की, कुछ ना कुछ पुट करोगे तो y कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। मतलब ये है कि इसके सोल्यूशन का कोई एंड नहीं है, सोल्यूशन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solutions। ठीक है, कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो वही है कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो ये बात थी हमारी कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, आप ग्राफ बनाओगे, अगर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर आपने पॉलिनोमियल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है उसकी वीडियो, तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन कैसी भी हो, चाहे वो एक वेरिएबल में हो, चाहे वो टू वेरिएबल में हो, चाहे वो थ्री वेरिएबल में हो, ग्राफ आपका जो बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। और स्ट्रेट लाइन बनता है उसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा मतलब क्या है कि ये अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे, जैसे आपने ये निकाला एक पॉइंट वो निकाला, या एक हमारा ये था। ठीक है, इनको जब आप प्लॉट करोगे, ठीक है, और जब आप मिलाओगे तो ये तीनों पॉइंट जब मिलेंगे तो एक ये सीधी सीधी लाइन आपकी बन जाएगी, सीधा एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। अब वो कैसी भी बने, ठीक है, चाहे वो ऐसी बने, चाहे वो ऐसी बने, चाहे कैसी भी बने, बट बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन ही। और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट पड़ने वाले हैं, जो भी पॉइंट पड़ेंगे वो सारे इस लाइन के सोल्यूशन माने जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे, ये तो उसी लाइन पे तो पड़ रहे हैं, तभी तो हमने जब मिलाया है इनको तो ये लाइन बन गई। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे आपके, वो सारे के सारे सोल्यूशन इस लाइन के होंगे। तो यहाँ पे आप जो भी सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है, वो जब आप बाद में प्लॉट करोगे तो वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आपके आएंगे। आप चेक कर लेना ये, ठीक है, ये देखना एक बार चेक करके कि ऐसा है पॉसिबल या नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, आप मुझे सही साबित करके दिखाओ। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, बट आप मुझे गलत साबित करके, नहीं छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ही आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ हमने देख लिया, ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको प्लॉटिंग करोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने बात की लीनियर इक्वेशन के हल की, सोल्यूशन की। अब हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक इक्वेशन की बात की थी, एक इक्वेशन का हमने हल देख लिया। ठीक है, अब हम दो दो इक्वेशन के हल की बात करें, दो दो इक्वेशन का हल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यही एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y = 6, और एक मान लेते हैं दे रखी है 3x + 2y = 5। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पहला समीकरण, दूसरा समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होगा हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में हमारे तीन मेथड आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहला होगा एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो मेथड होंगे आपके। ठीक है, अलजेब्रिक का आपके तीन मेथड होंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इससे हम आंसर या सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखते हैं कैसे, पहले समझते हैं क्या है, फिर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी भी एक सीधी रेखा बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन हम प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो तीन चांस होते हैं कि वो इस तरीके की हो सकती हैं। पहला चांस ये है कि हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं काट रही हो, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं काट रही हो। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी जा रही हो, समांतर जा रही हो, कभी काटे ही ना, कभी ना काटे।
और तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही बने। ठीक है, ये तीन केस हो सकते हैं। अगर आप एक प्लेन पेपर पे लाइन बनाओगे, दो लाइन अगर आप बनाते हो तो दो लाइन में से ये तीन केस बन सकते हैं, या तो वो एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, या फिर वो पैरेलल जाएंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और तीसरा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब, ठीक है, समांतर रेखा। और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब संपाती। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है। अब देखिए सोल्यूशन क्या होगा, पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो पेयर का सोल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सोल्यूशन जो इसका भी सोल्यूशन हो और इसका भी सोल्यूशन हो। अगर ऐसा है तो वो सोल्यूशन इस जोड़े का सोल्यूशन, मतलब इस पेयर का सोल्यूशन माना जाएगा। समझ पा रहे हो? यहां पर हम देखें तो जहां पर ये दोनों लाइन काट रहे हैं, जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट आपका जो है इन दोनों लाइंस का, मतलब इन दोनों समीकरण का, अगर हम मान लें कि इनकी इनकी इक्वेशन है, लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो उसका ये सोल्यूशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जो इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है। ठीक है, दोनों का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यही वो पॉइंट होगा जो इन दोनों का सोल्यूशन माना जाएगा। जब भी ग्राफ आपका ऐसा बनेगा तो आपका सिंपल एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब अद्वितीय, ठीक है, इकलौता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी आपकी, तो उसमें आपका अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस केस में तो ऐसा है कि कभी लाइन मिलेंगी नहीं, और कभी लाइन मिलेंगी नहीं तो ऐसी कोई चीज ही नहीं होगी जो इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी सॉल्यूशन हो, मैच ही नहीं होगा। इसका हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रही है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। और इस केस में क्या है, इस केस में तो भैया ऐसा है कि लाइन के ऊपर ही लाइन है, मतलब यह है कि इसका जो भी सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन जरूर है। ठीक है, क्योंकि सेम लाइन है हमारी। ठीक है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा वो इसका जरूर होगा। ठीक है, अगर कोई दो रेखाएं होंगी हमारी तो ऐसी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसका जरूर होगा, या इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका जरूर होगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि सारे सॉल्यूशन मैच करेंगे इसके। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन मतलब हर एक पॉइंट जो है दोनों का सॉल्यूशन माना जाएगा, तो हम कोई है ही नहीं चांस। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ गया? तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन, अगर लाइन रेखाएं ऐसी बनेंगी तो वो पॉइंट जो कॉमन होगा वो हमारा इनका एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा इकलौता। ठीक है, वो माना जाएगा। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सारे के सारे सॉल्यूशन रहेंगे आपके। तो ग्राफ बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या नो सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। जब हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड, तो इस वाले मेथड में हम इस तरह की इक्वेशन की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें इकलौता सॉल्यूशन निकलेगा, तो मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आएंगे, जो भी सवाल आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें जो लाइंस का ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तभी हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा इकलौता। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यूनिक। इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर क्या सॉल्व करेंगे इससे, ये भी निकाल पाएंगे तो। ठीक है, और इसमें सारे सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत क्या है, कुछ भी लिख लो वो सॉल्यूशन ही हो जाएगा, तो इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये तीनों मेथड सिर्फ आपके इस कैटेगरी के लिए यूज होंगे। ठीक है, हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी नहीं। चलिए अब एक देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से बना के कि होगा क्या। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, और ग्राफ बनाने के बाद पता करते हैं कि इनका ग्राफ जो है कैसा बनेगा हमारा, इंटरसेक्टिंग बनेगा
या पैरेलल बनेगा या फिर कोइंसिडेंट बनेगा, संपाती बनेगा। ठीक है, चलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो दो सोल्यूशन सबके निकालने पड़ेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन के, इसके भी और इसके भी। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसी ग्राफ पे इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कैसा बन रहा है हमारा। चलिए शुरू करते हैं, पहले इक्वेशन का निकालते हैं। सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, दो सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात है कि एक बार x को 0 रख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2y = 0। -2 को डिवाइड में भेजेंगे तो 0 ही आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो y = 0 हो गया। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसकी टेबल बना देते हैं फिलहाल, x और y। x हमने 0 रखा, y हमारा 0 है। चलिए एक और रख लेते हैं। अब y 0 मत रखना, क्यों? क्योंकि y 0 आ चुका है तो वही वापस x 0 भेज देगा वो। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन हो जाएगा। कुछ और रख लेते हैं, मान लेते हैं x की जगह पे मैंने 2 रखा। ठीक है, रख के देख लेते हैं। तो 2 - 2y = 0, इसको मैं उस साइड भेजूंगा तो ये तो -2y तो इधर बचेगा हमारा, और ये उस साइड जाएगा तो आएगा -2। y = हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में -2। -2 बन जाए -2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 1। मतलब ये है कि x जब हमने 2 रखा तो y हमारा 1 आ गया। चलिए दो सोल्यूशन हो गए। वैसे आप 3 निकाल सकते हो, ठीक है, 3 में गलत होने के चांसेस नहीं रहते, बट अगर आप श्योर हो कि मैं गलत करता ही नहीं हूँ, मुझे तो सब आता है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, तो आप 2 ही निकाल लें। ठीक है, काम हो जाएगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं, इसका भी निकालना है हमें। ठीक है, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर उस साइड ग्राफ बना लेंगे हम अपना है। तो ये है 3x + 4y = 20। x = 0 रख लेते, सबसे आसान तो वही लगता है मुझे। 3 × 0 + 4y = 20, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिंपल 4y = 20। y = आ जाएगा 20/4, काटेंगे तो आएगा 5, y = आ गया 5। इसकी टेबल चलो मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y हमारा आया 5। चलिए एक और निकालना है हमें। x की जगह पे मान लेते हैं 2 रख लेते हैं। ठीक है, 3 × 2 + 4y = 20, 6 + 4y = 20, 4y = 6 माइनस हो जाएगा 20 में से तो आ जाएगा कितना, 14, और y = आ जाएगा 14/4। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो y = आ गया 7/2, मतलब 3.5। चलिए फिलहाल 7/2 लिखेंगे हम, x2 y = हो गया 7/2। अब बनाते हैं ग्राफ एक एक करके। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, मैं भी ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे कि इन सबकी दूरी जो है बराबर होनी चाहिए, सेम सेम। चलिए आप देखते हैं, पहले इसको प्लॉट करें। x0 y0 कहाँ पर है, यहीं पर है। x का 2 y का 1, x का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, हो गए। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये बन गई इस इक्वेशन की लाइन, सॉरी इस इक्वेशन की फर्स्ट वाली। नाम दे सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पे लिख लो x - 2y = 0। ठीक है, बस उसको देखते हैं। x 0 है, y 5 है, तो x 0 यहाँ है, y 5 हमारा जो है यहाँ पर है, तो एक ये पॉइंट हो गया। x 2 है और y है 7/2। 7/2 मतलब 3.5, 3.5 कहाँ पड़ेगा, 4 और 3 के बीच यहाँ पर, तो इसके सामने यहाँ कुछ। ठीक है, अभी आप इसको मिला दो तो ये बन गया इस तरीके से। कैसा ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। क्या बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। इंटरसेक्टिंग बन रहा है मतलब ये है कि ये जहां पे ये काट रहा है ये वो सॉल्यूशन है इसका, ये वो पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्या है पॉइंट बताइए। तो ये जो पॉइंट है आपका वो इनका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो अभी देखा जाए ध्यान से तो ये कुछ ऐसे ही सामने पड़ रहा है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 के सामने आएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो ये 4,2 जो है इस पेयर का, ठीक है,
इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब 4,2 ऐसी वैल्यू है जो इस पे भी सेटिस्फाई है और इस पे भी सेटिस्फाई है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम सेम आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका सोल्यूशन। चेक कर लो, देखो यहाँ 4 रखोगे x की पे, ये 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, सही है। यहाँ 4 रखोगे तो 4 दिया 12, और यहाँ 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, 12 और 8 20, सही है। देखो कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का आ गया। तो इंटरसेक्टिंग में हमारा एक यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, जहां भी दोनों पॉइंट टच करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, वही सोल्यूशन हमारा जो है माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या हम बिना ग्राफ बनाए पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। समझ पा रहे हो? ये तो हमें ग्राफ बनाया है तब पता लगेगा, तब पता लगा हमें कि ऐसा हमारा ग्राफ बना है। सवाल है कि क्या बिना ग्राफ बनाए ये जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इनके द्वारा कुछ पता कर सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा। मतलब एक बार आइडिया लग जाए हमें कि किस तरीके का बनेगा तो पता चल जाए, तो हम बना लेंगे बाद में। चलिए अब हम उसी की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बिना ग्राफ बनाए पता कैसे करें कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा, कि वो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। तो वो हम पता करेंगे इक्वेशंस के जो कॉफिशिएंट होते हैं, मतलब a1 b1 c1, ये जो थे b2 a2 c2, ये जो थे, इनके द्वारा पता करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलता है। करना क्या है कि हमें पता है कि पहली इक्वेशन जो है हमारी कुछ ऐसी होती है, a1 b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब इक्वल्स टू में 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा है 5 लिखा है 4 लिखा है तो उसको आप इधर ही कर लेना, ठीक है, और इधर आके फिर उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो है c2 उस साइड लिखा है तो इसको आप इस साइड ही कर लेना, ठीक है। इधर करोगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 0, और ये आ जाएगा हमारा इधर माइनस के साथ, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो स्टैंड फॉर्म में ये रहेगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनके रेशो निकालने हैं, अनुपात निकालने हैं। मतलब a1 डिवाइड a2, b1 डिवाइड b2, c1 डिवाइड c2, और फिर जो रेशो आएंगे उनको चेक करना है कि वो क्या है, देखिए, और उससे पता चलेगा हमें कि हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा। पहला ये है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस वाले में सिंपल है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 तो उसका ग्राफ आपका जो है यूनिक बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इसका बनाया था, इंटरसेक्टिंग बनाया था, चेक कर लेते हैं, देखिए बराबर है या नहीं। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब क्या है 1 होगा, तो a1 आपका 1 है, a2 3 है, b1 -2 है, b2 4 है, ठीक है। देखिए करते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या है 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 करेंगे तो क्या आएगा -2 अपॉन 4, ठीक है। इसको सिंपल कर लेते तो 1 बन जा 1, 2 बन जा 2, और 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो तो 1/3 जो है बराबर नहीं है -1/2 के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और अगर ऐसा है तो उसका ग्राफ जो है यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, जैसा हमने देखा था अभी, है ना। समझ में आ रहा है? तो पता चल गया जी, बिना ग्राफ बनाए पता चल गया हमें कि ये इंटरसेक्टिंग होगा या कैसा होगा। अच्छा, इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, संगत भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमारा ये है कि अगर आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों रेशो आपके बराबर आ रहे हैं, तो वो आपका संपाती मतलब कोइंसिडेंट रहेगा। बराबर आ रहे हैं तीनों, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है और जो नीचे वाली इक्वेशन है वो एक्चुअली में सेम ही है, बदल कर दिया गया होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लेते हैं ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिखा है, और यहीं पे मैं इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। इसी में क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक्चुअली मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 आ गया। तो दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके रेशो आएंगे वो सेम ही आएंगे, और जब दोनों इक्वेशन सेम है तो ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट ही बनेगा, संपाती बनेगा, एक के ऊपर एक ही आएगा, ठीक है। तो वही है, अगर रेशो तीनों सेम आ रहे हैं तो वो आपका संपाती ग्राफ बनेगा, मतलब लाइन हमारी एक के ऊपर एक होगी, ठीक है। और तीसरा ये है कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, मतलब c1 अपॉन c2 जो है इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो आपका ग्राफ बनेगा पैरेलल, समांतर, मतलब नो सॉल्यूशन। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है।
ये जो पहले दो हैं जिसमें हमारे हल निकल रहे हैं, जैसे इसमें तो हमारा एक हल निकलता है, इसमें तो हल ही हल है, कितने भी ले लो आप, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरी को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जिसमें कोई हल नहीं है उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना आपने सीख लिया, आप ग्राफ बना के चेक कर लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। पहले आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद चेक कीजिए कि क्या रेशो ऐसा आ रहा है या क्या रेशो ऐसा आ रहा है, और आपने जो बनाया है ग्राफ क्या वैसे ही आपको मिल रहा है या नहीं, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में, ठीक है। किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, और समीकरण जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए, अपने व्यूज दीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।